22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। 500 साल के बाद राम जी सही में अयोध्या वापस लौट रहे हैं। पूरे देश को एक साथ ऐसे सेलिब्रेट करते देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि सारे लोग इस बात से खुश नहीं है। कई सारे लोग अभी से ही हेट और नेगेटिविटी फैला रहे हैं, अपना अलग ही प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। अब जब मंदिर बन ही गया है तो हॉस्पिटल, स्कूल बनवा दो, ऐसे ट्वीट आपने भी बहुत बार देखे होंगे। और इन्हीं ट्वीट्स के नीचे अब काशी मथुरा की बारी है जैसे कमेंट्स भी आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। मंदिर वर्सेस हॉस्पिटल जैसी आर्गुमेंट आती है और अपनी हिस्ट्री को रिक्लेम करने की कॉस्ट पर जो सवाल उठता है, इनको अच्छे से डिबंक अभी तक नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है इस वीडियो में हमें यही करना चाहिए। आइए देखते हैं। सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। इससे पहले हम आर्गुमेंट्स की डिटेल में जाएं, ब्रीफ में थोड़ी सी आपको हिस्ट्री पे भी बात बता देता हूं। कुछ लोगों के हिसाब से हिस्ट्री जो है वो उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से शुरू होती है। कुछ शुरू करते हैं 1992 से जब विवादित ढांचे को गिराया गया, और कुछ शुरू करना चाहते हैं 1528 से जब विवादित ढांचे को बनाया गया, क्योंकि इनके हिसाब से इसके पहले वहां पे कुछ नहीं था, सिर्फ एक जंगल था। जबकि ऐसा कहा जाता है कि किंग विक्रमादित्य ने 1st सेंचुरी में यहाँ पर राम मंदिर बनवाया था, और टेम्पल का जो मोस्ट रिसेंट वर्जन है वो 10th सेंचुरी में किंग हर्षा ने बनवाया था। कुछ लोग कहेंगे भैया इसका प्रूफ कहाँ है, तो एक बारी जरा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जाके पढ़ लेना। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में खुद कहा है कि आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग ये प्रूव करती हैं कि जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था वो किसी नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर के ऊपर बना था, और वो वाला स्ट्रक्चर 12th सेंचुरी से बिलोंग करता है। इसके अलावा जोसेफ टिफिन थैलर, विलियम फिच और मॉन्टगोमरी ने अपने ट्रेवलॉग में एक डिटेल्ड अकाउंट दिए कि इस जगह पर हिंदूज का एक सेक्रेट पिलग्रिमेज था और इसी को ही राम जन्मभूमि बताया जाता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व करा कि पहले सिख गुरु नानक देव जी की बायोग्राफी में भी ये क्लियरली लिखा है कि 1510 के अराउंड वो यहाँ पर एक तीर्थ के लिए गए। तो ये डिबेट तो यहीं सेटल हो जानी चाहिए कि यहाँ पर पहले एक मंदिर तो था, लेकिन अब यहाँ पर वापस से मंदिर बनाया जाना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर बहुत सारे लोग इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट देते हैं। तो अब उनको एक एक करके समझते हैं। इससे पहले हम की आर्ग्यूमेंट डिस्कस करें, आपको एक काम की चीज के बारे में बताता हूँ। देखो, राम जी वापस आ रहे हैं तो रामायण सुनने का इससे बढ़िया मौका हो ही नहीं सकता। कुकू एफएम पर मैं तो आजकल सुन रहा हूँ संक्षिप्त रामायण। 12 घंटे का ऑडियो शो है, छोटे छोटे 50 एपिसोड में पूरी रामायण बड़े शॉर्ट में सुनाई गई है। इसमें राम जी के जन्म से लेकर सीता स्वयंवर, वनगमन और रावण वध जैसे कई सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को बड़े अच्छे से कवर किया। इसमें राम जी की पूरी वनवास यात्रा के जो अलग अलग इंसिडेंट होते हैं उनकी डिटेल को भी बड़े अच्छे से बताया। ये शो अभी तक 5 लाख लोग सुन चुके हैं और मुझे पर्सनली भी ये बड़ा अच्छा लगा। मैं पिछले 2 सालों से कुकू एफएम पर्सनली यूज करता हूँ। अलग अलग ऑडियो शो, ऑडियो बुक्स की समरी रहती है, वो मैं सुनता रहता हूँ। इनका फायदा रहता है ना कि इनको सुनते सुनते मैं अपना काम करता रहता हूँ और टाइम का पता नहीं चलता। आप भी अगर संक्षिप्त रामायण सुनना चाहते हो तो भैया फर्स्ट एपिसोड तो फ्री में अवेलेबल है, और बाकी इनका जो सब्सक्रिप्शन है वो भी 99 रुपीज पर मंथ से शुरू होता है। और आपको पहले महीने के लिए मेरा कूपन कोड यूज करना, लेटर 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाओ, इनका लिंक है, वहां से संक्षिप्त रामायण का पहला एपिसोड तो सुन ही डालो, वो तो फ्री में अवेलेबल है। अच्छा लगे तो सब्सक्रिप्शन ले लेना, मेरे कूपन कोड से डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी हम लौटते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर। सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट सुनने को मिलती है कि भैया मंदिर की जरूरत ही क्या है, इसी जगह कोई स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल बनवा देते तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं आता। ये नैरेटिव आपने बड़े छोटे पॉलिटिशियंस को, यूट्यूबर्स को कई बार बोलते हुए सुना होगा। अगर जवाहरलाल नेहरू जी बीएचईएल की जगह एक मंदिर बना देते, क्या इस देश की प्रगति हो सकती थी? लेकिन यही सेम पॉलिटिशियन और इनके सपोर्टर जब गुजरात में इलेक्शन आता है तो वहां पर तुरंत फ्री का ट्रेन टिकट प्रॉमिस कर देते हैं अयोध्या जाने के लिए। देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी, वो कभी राम मंदिर पर खुलकर नहीं बोलते, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी खुद को सेक्युलर बताते हैं और कभी कहते हैं कि मैं तो जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? और ये है सीपीआई के प्रेसिडेंट सीताराम येचुरी। कुछ दिनों पहले ट्वीट करके बीजेपी को क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी ट्वीट में बीजेपी की सारी अचीवमेंट को गिनवाते चले गए। लेकिन जिस जगह पर मंदिर का डिस्प्यूट है वहीं पर मस्जिद के लिए भी 5 एकड़ की जमीन दी गई है, लेकिन एक भी पॉलिटिशियन ये नहीं कहता कि मस्जिद की क्या जरूरत है। ओवैसी, जो कि सबसे बड़े मुस्लिम लीडर हैं इस टाइम पर भारत में, बड़ा ट्रेंड माइंड है मुस्लिम माइंड, वो ऐसे भाषण देते हुए दिख जाए। ये स्पीच तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद की है। राम मंदिर वर्डिक्ट के बाद ओवैसी साहब ट्वीट करके कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम तो है,
है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गलती नहीं कर सकता। मतलब अगर डिसीजन इनके फेवर में तो जुडिशरी में इनका फेथ रीस्टोर हो जाता है, लेकिन अगर फेवर से बाहर चला गया तो सुप्रीम कोर्ट से गलती हो जाती है। इस तरह की लैंग्वेज यहाँ पर यूज हो रही है। अब ये सारा देख के आपको लगता है कि अगर वहां पर हॉस्पिटल या स्कूल बन जाता तब भी ये सारे लोग अग्री कर जाते और बहुत खुश होते? मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है जो मंदिर वर्सेस हॉस्पिटल या स्कूल वाली आर्ग्यूमेंट है, ये लोगों की भलाई से ज्यादा अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को साधने वाली आर्ग्यूमेंट लगती है। और मैं इन सब पॉलिटिशियंस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही इस इशू पर इस तरह के नैरेटिव सेट करते हैं और ऐसी आर्ग्यूमेंट इन्हीं की वजह से पॉपुलर होती है। अब चलो ये तो हो गई आर्ग्यूमेंट्स की बात। अब थोड़ी सी बात ना फैक्ट्स पर कर। ये है निपेंद्र मिश्रा, जो कि मंदिर के कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन है। ये बता रहे हैं कि राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपए भी नहीं दिए गए। 3500 करोड़ रुपए मंदिर के ट्रस्ट ने पूरे भारत से इकट्ठा किए, जिसमें 1 लाख वॉलंटियर्स ने भारत के 4-5 लाख गांव में जा जाकर वहां से चंदा इकट्ठा किया है। अब लोगों ने 11-11 रुपए से लेकर लाखों करोड़ों का चंदा सिर्फ भक्ति के लिए दिया है, तो अगर उन भक्तों के पैसे से मंदिर बन जाए तो उसमें क्या ही प्रॉब्लम? ये कहना इस तरह के मंदिर बनवा के टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और अगर टैक्स पेयर के मनी को देखो तो उनसे तो हॉस्पिटल बनवाए जा रहे हैं। 2014 के बाद से 16 नए एम्स का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें कुछ ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के हिसाब से अंडर ग्रेजुएट जो मेडिकल सीट है वो भी 80% तक बढ़ी है और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसमें 93% का इंक्रीज आया है। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आज भारत में ही चल रहे हैं। ये सिंगापुर की पब्लिकेशन द स्ट्रेट्स टाइम का आर्टिकल है। द इकोनॉमिस्ट तक इसे आई वाटरिंग मोमेंट बोल रहा है। और अगर आप सिर्फ अयोध्या की बात करें, सोशल मीडिया पर वीडियोस चेक कर लीजिए, इसी मंदिर की वजह से कितना और डेवलपमेंट हो रहा है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, रोड, होटल और दुनिया भर के जाने कितने सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी अयोध्या में स्टार्ट हो चुके हैं। अरे भाई, इतनी स्पीड से तो कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी डेवलप नहीं होता। इन सब से क्या वहां की इकोनॉमी को फायदा नहीं होगा? कितने ही लोगों के छोटे बड़े बिजनेस वहां पर अब तेजी से चल पड़ेंगे और इसमें किसी एक धर्म के लोगों का फायदा नहीं, सारे के सारे सिटीजंस का फायदा होगा। अरे कहीं से एक एक्सप्रेसवे या हाईवे निकलने की न्यूज आ जाती है तो जमीनों के रेट डबल ट्रिपल हो जाते हैं, प्लॉट कटने लग जाते हैं, और यहाँ पर तो इतना बड़ा मंदिर बन रहा है। पूरे की पूरी अयोध्या नगरी में लोगों का इससे सिर्फ और सिर्फ फायदा होने वाला है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे भी मैंने सुना था बहुत लोग ऐसे आर्ग्यूमेंट दे रहे थे कि 10 लाख लोग भी नहीं जाएंगे, 5 लाख लोग भी नहीं जाएंगे। 2023 में अकेले वहां पर 50 लाख विजिटर गए। तो अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो, वहीं पे मेजर करना चाहते हो, तो वहां पर भी ये एक बेनिफिशियल मूव दिखाई देता है। और बाकी ये मंदिर वर्सेस हॉस्पिटल वाले स्टेटमेंट के साथ एक और इशू है। ये जगह कोई रैंडम जगह नहीं है, इसकी एक हिस्ट्री है और करोड़ों लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी है। और इसके अलावा चाहे अयोध्या हो या फिर काशी मथुरा के डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, ये हमें हमारे उस पास्ट की याद दिलाते हैं जब एक सिरे से हमारी सिविलाइजेशन को खत्म करने की कोशिश की गई थी। देखो, मैं जानता हूं कि हमारे सोशियो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये एक डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम इन चीजों पर बात ही करना बंद कर देंगे। आर्ग्यूमेंट इस बात पर नहीं होना चाहिए कि वहां हॉस्पिटल बन सकता था या नहीं, वो तो कहीं पे भी बन सकता है। आर्ग्यूमेंट इस बात पर होना चाहिए कि जब हम अपने सिविलाइजेशनल प्राइड को रिक्लेम करने की बात करते हैं तो लोग इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते हैं। और कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा है, कितनी हिस्ट्री रिक्लेम करोगे, कितने पीछे तक चले जाओगे। ये भी मुझे एक वियर्ड आर्ग्यूमेंट लगती है, खासकर अपने देश में जहां पर प्रॉपर्टी और जमीन में सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं, सबसे ज्यादा सिविल डिस्प्यूट जमीन के झगड़े के होते हैं। और यहां पर तो किसी आम जमीन की बात भी नहीं हो रही, एक ऐसी जमीन की बात हो रही है जिससे सिविलाइजेशनल प्राइड जुड़ा हुआ है कितने लाखों करोड़ों लोगों का। जस्ट बिकॉज कि कई सारे साल बीत चुके हैं या भी हिस्टोरिकल बात हो गई है, तो उसे भूल जाना किस हद तक सही है? Isn't it divisive? Why is it divisive? Because it cuts across two communities. Really? It's been a bloody tale, and by bloody I mean a tale of blood, a tale of killings, a tale of riots. What's happened in the last 800 years is the bloodiest tale that's ever happened in any part of the world ever. What happened to the Jews with Adolf Hitler? What happened to Native Americans with North America? What happened in Cambodia? All these things are nothing compared to what happened in India in these 800 years. इनफैक्ट इतने सारे सेंचुरीज के इन्वेजन के बाद जहां पर हमारी सिविलाइजेशन की हर एक सिंबल को लेफ्ट राइट सेंटर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, उससे पूरी की पूरी सिविलाइजेशन पर कितना बड़ा असर पड़ता है। सेल्फ आइडेंटिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है, लोगों के सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाते हैं और इस बात को किसी भी तरह से क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। अब ये तो मैंने सारे आर्गुमेंट दे दिए कि ये चीजें क्यों जरूरी हैं, लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से भी है जो आजकल हिंदू रिसर्जेंस या सिविलाइजेशनल प्राइड की बहुत बातें करते हैं, इंटरनेट पे बहुत कुछ लिखते हैं।
मैं पूछना चाहता हूँ कि भैया इतना सब स्ट्रगल किसके लिए? क्योंकि जो नई जनरेशन है वो तो कूल बन चुकी है, वो तो इन सब चीजों में इंटरेस्टेड ही नहीं है। और जो थोड़े बहुत लोग दिखाई देते हैं वो भी ज्यादातर इंटरनेट हिंदूज हैं, जिन्हें आजकल ये सब कूल लगने लगा है तो ये करने लगे। ये ट्रेंड है उनके लिए, अगर ये चला जाएगा तो वो कोई नई कूल चीज पकड़ लेंगे। उनका इंटरेस्ट मंदिर जाने में सिर्फ ये रहता है कि मैं फटाफट एक रील बना दूं जो वायरल हो जाए। उन्हें मंदिर जाने का महत्व तो बिल्कुल नहीं पता है। तो अगर आप मंदिर बनवा भी दोगे या कई सारी सिटीज के नाम जो आज इन्वेडर्स के नाम पर हैं उन्हें चेंज भी कर दोगे, तो इन लोगों के दिमाग को कैसे आजाद करवा पाओगे? जब भारत आजाद हो रहा था तो पहले देश आजाद नहीं हुआ, पहले लोगों के दिमाग आजाद हुए थे। एक बार दिमाग आजाद हो गए तो देश भी आजाद हो गया। और दिमागों का डीकोलोनाइजेशन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो पास्ट की एक्चुअल अच्छी चीजें हैं वो बचपन से ही पढ़ाई जाए। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम और हमारी पूरी हिस्ट्री एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। इस लेंस को चेंज करने की जरूरत है। हमें अपने लेंस से अपनी हिस्ट्री को रिविजिट करने की जरूरत है और वो आगे पढ़ाने की जरूरत है। जब तक वो नहीं होता मेंटली लोग डीकोलोनाइज नहीं हो सकते। और इसके अलावा इस पूरी चीज में दो चार आर्ग्यूमेंट हैं जिससे मैं अग्री भी करता हूं, जैसे कि पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ मिक्स करना। मुझे लगता है कि ये डेंजरस चीज है। बीजेपी अगर आप देखें एसेंशियली एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह इनका भी मेन एजेंडा इलेक्शन जीतने के लिए। इनकी शुरुआत राम मंदिर के इशू से हुई थी, तो इन्हें पता है कि इससे उन्हें वोट मिलते आए हैं शुरू से, तो इस पूरे इशू को वो आगे फ्लैग बेरर की तरह लेके चल रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लाइक एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी का भी सिर्फ मोटिव है कि उन्हें वोट ज्यादा से ज्यादा मिले और वो जीत जाए। वो रिलीजन के बारे में बहुत दिल से तब तक केयर करेंगे जब तक इससे उनका पॉलिटिकल फायदा होगा। अदरवाइज अगर आप देखो 2019 में आपको याद होगा उत्तराखंड के अंदर 4 धाम मैनेजमेंट एक्ट आया था बीजेपी के द्वारा। 51 टेंपल्स को अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी सरकार। लगातार 2 साल तक संतों को प्रोटेस्ट करना पड़ा उस कानून को वापस करवाने के लिए। और इस तरह के इश्यूज बीजेपी के साथ अलग अलग स्टेट्स में भी देखने को मिलते हैं। आप बाकी पॉलिटिकल पार्टीज देख लो, आम आदमी पार्टी कहती थी एजुकेशन हेल्थ केयर उनकी प्रायोरिटी है, आज क्या कर रहे हैं वो रिलीजियस यात्रा स्पॉन्सर कर रहे हैं। राहुल गांधी भी अलग अलग टेंपल में जा रहे हैं क्योंकि पता चल गया ना आजकल ट्रेंड चल रहा है इस चीज का। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का एट द एंड ऑफ द डे एजेंडा होता है अपने लिए वोट जीतना। वो रिलीजन के बारे में केयर नहीं करते। ऐसे में मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिलीजियस इशू की कमान थमाना रिलीजियस लोगों के लिए भी कोई फायदे का सौदा नहीं है। और एक आर्गुमेंट जिससे मैं स्लाइटली अग्री करता हूं वो ये है कि कितनी चीजें आप चेंज करोगे, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, हमारे ऊपर इन्वेजन का इतिहास भी बहुत बड़ा है। हर चीज को बदलने का आइडिया पेपर पे अच्छा लगता है, लेकिन इसके कितने ज्यादा फायदे होंगे ये भी हमें मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिकली ये हमारे लिए बहुत बड़ा बर्डन बन सकता है। और जैसा मैंने कहा, जब तक दिमाग आजाद नहीं होगा ये चीजें चेंज करके फायदा क्या होगा? तो जितना एफर्ट, जितने पैसे आप इन चीजों में लगाओगे उसका 1/10 भी अगर आपने लोगों के दिमाग फ्री करने में लगा दिए तो उसका जो आउटकम होगा वो हजारों गुना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी सिर्फ इनके पॉप कल्चर के थ्रू। पॉप कल्चर के थ्रू ये अपनी बहुत सारी चीजों को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते जाते हैं और वो उन्हें कूल भी लगता है। हमें यहां पर भी काम करने की बेहद जरूरत है। तो यही थे मेरे कुछ थॉट इस पूरे के पूरे इशू के बारे में। राम मंदिर बन रहा है, धूमधाम से सेलिब्रेट करो, लेकिन इसके बारे में भी थोड़ा सा सोचना। और बाकी अभी तुरंत जाओ, कुकवे एफएम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। संक्षिप्त रामायण का पहला एपिसोड तो सुन ही डालो, वो तो फ्री में। अगर इनका सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो मेरा कूपन कोड यूज करने से 50% का डिस्काउंट मिलेगा फर्स्ट मंथ पे। तो आप ये सब करना और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय श्री राम।